या हाय फ्रेंड्स। तो आज हमारा टॉपिक है टाइम। और बेसिकली हम ये उस सीरीज में कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि एलएल रिसर्च के अलग अलग चैनलिंग्स को कंपाइल करके कर रहे हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में, इन द सेंस कि सबसे पुराने से लेकर सबसे रीसेंट तक का उनका अलग अलग ईटी ग्रुप्स के साथ जो चैनलिंग हुआ है। तो इस सेशन में टाइम के ऊपर बात हो रहा है और हैथॉन और ओक्सैल को चैनल किया है डॉन ने। और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं उसी को यूज करके हम फिर बाद में इंटरस्टेलर मूवी के साथ रिलेट करके और इट्ज़ाक बेंटॉफ का एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम एंड डीन ग्रेव्स का भी इंक्लूड करके इसी पे थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे। तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए, टाइम जैसे हम समझते हैं, लेकिन ये टाइम ऑब्जेक्टिवली है, लेकिन उसका परसेप्शन क्या होता है वो हम समझेंगे। वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। तो आई विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर। तो ये चैनलिंग हुआ था अगस्त में, इनका डे याद नहीं है। और ये मीट करते थे ऐसे ही अपने एलएल रिसर्च ग्रुप के लोगों के साथ वीकली। उसमें ये हुआ है, तो डॉन चैनलिंग कर रहा है इसमें एंड हैथॉन आया है। And Hathon, I am with this instrument. I greet you in the love and in the light of our infinite Creator. I am aware of your problem. It is an understanding of time. I will attempt to instruct you as to the nature of time. It is not very simple to you, I am sure, but it is very simple to us, simply because we are aware of time in a different way than you are aware of time. तो हैथॉन बोल रहा है, ग्रीट कर रहा है लव एंड लाइट ऑफ आवर इन्फिनाइट क्रिएटर, अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में ग्रीट करके वो बोल रहा है कि मुझे पता है कि आप क्या समस्या से जूझ रहे हो। आप समय को समझने का कोशिश कर रहे हो। और हम भी वही कोशिश करेंगे कि आपको समझा पाए कि समय का नेचर क्या है, समय क्या चीज है। हमारे लिए तो ये बहुत सिंपल है, बट आपके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है, हमें ये समझ में आता, कठिन है समझना, क्योंकि आप जैसे समय या टाइम को समझते हो वो बिल्कुल अलग है जैसे कि हम समझते हैं उससे। टाइम, माय फ्रेंड्स, इज इन योर माइंड। देयर इज ओनली नाउ एंड देयर इज ओनली हियर. The reason that there appears to be a reciprocal nature between space and time in your world is because your world is, shall we say, designed to produce this illusion. It is an illusion necessary for certain catalytic actions that you enjoy in your present state for the purpose of your continued spiritual growth and evolution. तो हथौन बोलता है कि टाइम तो फिजिकली हम छू नहीं सकते हैं कुछ, लेकिन टाइम हमारे मन में है, हमारे कॉन्शियसनेस में है, ये 3D वर्ल्ड के। लेकिन असल में वो बोल रहा है कि वैसे तो टाइम का मतलब सिर्फ प्रेजेंट होता है, नाउ होता है। रियलिटी में देयर इज दिस मोमेंट ओनली। लेकिन हमारे 3D इल्यूजन में हमें स्पेस और टाइम का एक अदला बदली रिलेशनशिप दिखता है, क्योंकि हमारे वर्ल्ड में ये भ्रम जरूरी है। और ये 3D वर्ल्ड का एक कंपोनेंट है, एक जरूरी अस्तित्व है, क्योंकि इसी भ्रम के कारण हमें वो माध्यम मिलते हैं, वो कैटलिस्ट्स मिलते हैं, जिनके बदौलत, जिनको एंजॉय करके, जिनको समझ के हम अपना आध्यात्मिक जो जर्नी है उसको आगे बढ़ाते हैं और इवॉल्व होते हैं। तो जैसे कि मैं आपको अगर ये छवि दिखाऊं, ये कहते हैं हमारे 3D वर्ल्ड में एरो ऑफ टाइम, मतलब टाइम एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है, हम ये देख रहे हैं, और पास्ट में नहीं वापस जा रहा है ना, इट्स जस्ट गोइंग टुवर्ड्स द फ्यूचर। तो अब मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊंगी हल्का सा, कि टाइम कैसे हमने समझा एज एज ह्यूमन स्पीशीज। तो पहले क्या था, पहले इंसान, सोचिए कि प्रिमिटिव सोसाइटीज में, हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज में क्या होता था कि टाइम लोगों को दिन से रात होते हुए दिखता था, वैसे समय का आभास होता था। फिर धीरे धीरे
समर सीजन हुआ, गर्मी की सीजन से लेकर सर्दी की सीजन, बीच में बारिश, पतझड़, ये सारे चीजें अनुभव करके फिर साइकिल रिपीट हो रहा है। एज अ साइकिल लोगों को समय का आभास होता था। फिर धीरे धीरे जो पहला इंस्ट्रूमेंट्स आया वो सन डायल के रूप में आया, है ना। तो छाया का डायरेक्शन कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से लोग फिर नापने लगे टाइम को। फिर टाइम को भी अपना एक सॉर्ट ऑफ कमोडिटी बना दिया, या फिर अपने लाइफ को और रेगुलेट करने के लिए उन्होंने टाइम को अपने लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बना दिया। ठीक है, और ये होना ही था 3D इल्यूजन में, क्योंकि उसी से हमें कुछ माध्यम मिलते हैं जिससे हम कोई काम खत्म करते हैं या कुछ भी इमोशनल चीज एक्सपीरियंस करते हैं, कंप्लीशन का, अधूरेपन का, वगैरह वगैरह। तो लेकिन जो हेथॉन बोल रहा है कि टाइम हाउएवर इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेस, एंड स्पेस इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। फॉर इन ट्रुथ दे हैव नो रिलेशनशिप, फॉर इन ट्रुथ नीदर हैज मीनिंग। There is one place and there is one time. Therefore, there is no interdependent relationship between the two. तो हमारे भ्रम में, हमारे 3D के इल्यूजन में जो हमें दिखता है अलग अलग स्पेस और टाइम, और हमें लगता है कि स्पेस और टाइम रिलेटेड है। कैसे? क्योंकि मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है या मुंबई से दिल्ली जाना है तो मुझे टाइम लगेगा जाने के लिए। तो स्पेस को कवर करने के लिए साथ में साथ एक टाइम भी कवर होगा, टाइम भी प्रोग्रेस करेगा। तो एक रिलेशनशिप है इसमें दिख रहा है हमारे वर्ल्ड में। लेकिन असल में टाइम बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, और वो स्पेस पे निर्भर नहीं करता है। और स्पेस भी स्वतंत्र है, वो टाइम पे नहीं निर्भर करता है, जैसे कि हमें हमारे इल्यूजन में दिखता है। लेकिन सच्चाई में कोई इन दोनों, ये एक दूसरे पे निर्भर नहीं है, क्योंकि एक ही जगह है और एक ही टाइम है, और वो दोनों ही एक है। वो आगे जाके बोलेंगे कि टाइम ही स्पेस है, स्पेस ही टाइम है, वैसा। तो इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि कोई रिलेशनशिप हो इन दोनों में, कि वो एक दूसरे पे निर्भर हो। फिर हेतौन तो यहाँ यहाँ पे मजाक। हाँ, हाँ सन्मित्रा। तो यहाँ पे हैथॉन अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के हिसाब से, अपने डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा है कि उनको जो आउट ऑफ स्कोप व्यू मिला हुआ है टाइम का, उनके हिसाब से वो नोइंग और एक्सपीरियंसिंग दोनों हो गया है टाइम का, जहाँ पे वो लोग स्पेस और टाइम को इंडिपेंडेंटली सोच भी सकते हैं और परख भी सकते हैं, एक्सपीरियंस करके उसको वैसे एकदम अपने साइकी में इनग्रेन कर सकते हैं। लेकिन थर्ड डेंसिटी में, क्योंकि वो नेसेसरी है कैटालिटिक एक्शंस के लिए, ताकि सीरियली आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो थ्रू द डेंसिटीज, इसलिए वो कहा गया है कि यहाँ पे नेसेसरी है वो टाइम और स्पेस टाइम का वैसे कॉम्बिनेशन और वैसे डिपेंडेंस वे में देखना उसको। बाकी वो लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग एक्सपीरियंस भी कर चुका है और उसको थिंकिंग वाइज भी इंटरनलाइज कर चुका है कि नहीं ये इंडिपेंडेंट है और असली में तो दो है भी नहीं, एक ही चीज है, उसका ही ये डिस्टॉर्शन है। हाँ, थैंक यू सन्मित्रा। तो फिर अब हैतौन बोल रहा है, वो यहाँ पे मजाक कर रहा है बेसिकली इनके साथ, कि आई एम गोइंग टू एट दिस टाइम इफ यू विल एक्सक्यूज द पन, क्योंकि टाइम जैसा कोई चीज है ही नहीं। तो वो बोल रहा है कि कॉल ऑन अनदर टू स्पीक टू यू, फॉर इट मे बी ऑफ सम हेल्प टू हियर हिज वर्ड्स, एज दे विल बी समवॉट लेस सिंपल एंड देयरफॉर मोर टाइम कंज्यूमिंग। I'm sorry to be, shall we say, in a joking mood this evening, but I'm afraid I find the subject somewhat of a humorous one. तो हैथॉन के एक्सपीरियंस में टाइम जैसा तो कोई चीज है ही नहीं, मतलब उसके लिए वो इतना कुछ, हमारे लिए जैसे टाइम बहुत बड़ी चीज हो जाती है, टाइम के लिए हम स्ट्रेस्ड रहते वगैरह, उसके लिए तो उसको पता ही है कि कोई चीज ही नहीं है। लेकिन वो अभी किसी और को बुला रहा है कि मुझे, हम लोग को तो टाइम बहुत सिंपल चीज, मतलब कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन तुमको समझाने के लिए मैं किसी और को बुला रहा हूँ, वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड वे में समझा देगा, जिससे आप लोग को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और हो। आ, हालांकि वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, वो जैसे समझाएगा उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन ठीक है। मुझे माफ करना, मैं ये जोकिंग मूड में हूँ आज शाम को, क्योंकि मुझे टाइम के बारे में सोच के और आप लोग जैसे एक्सपीरियंस करते हो उसको देख के मुझे थोड़ी, मतलब हंसी आ जाती है।
तो फिर वो बोलता है आई लीव यू एट दिस टाइम एट द नाइट। फिर ओक्सैल आता है। ओक्सैल एक और सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स है, एक दूसरा ईटी मतलब ईटी बीइंग है। तो वो बोलता है आई एम ओक्सैल, आई एम विद दिस इंस्ट्रूमेंट, आई हैव बीन कॉल्ड फॉर द पर्पस ऑफ स्पीकिंग टू यू ऑन द नेचर एंड रियलिटी ऑफ टाइम। Time is a field, like onto your electric field, your magnetic field. But what is a field, my friends? A field is an effect. A field is in your minds. A field has different effects at different distances. So does time. As you have recently stated, time and space are dependent one upon another. It has also been stated that they are totally independent and have no relationship. तो ओक्साल थोड़ा सीरियसली आता है और वो बहुत मतलब टेक्निकली एक्सप्लेन करने का कोशिश करता है और अच्छा कोशिश करता है। तो बोल रहा है कि हाँ, मुझे बुलाया गया है कि आपको मैं टाइम के बारे में, टाइम के अस्तित्व के बारे में, उसके नेचर के बारे में बताऊं। असल में टाइम क्या है, एक फील्ड जैसा है। फील्ड मतलब आप समझ लो, सन्मित्रा अगर आप हिंदी में फील्ड का मतलब समझा पाओगे बोल देना। मैं जो समझती हूँ वो है कि एक सपोज एक कंपनता का फील्ड, फॉर सपोज यहाँ पे एक इफेक्ट, एक प्रेजेंस फील होता है वैसा कुछ, जैसे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड हुआ या मैग्नेटिक फील्ड हुआ। तो ये फील्ड क्या होता है, ये बस एक इफेक्ट, एक प्रभाव पड़ना, वही वही चीज है और वो हमारे मन में ही होता है। तो अ फील्ड हैज डिफरेंट इफेक्ट्स और डिफरेंट, तो एक फील्ड से आप जितना दूर जाओगे, आसपास रहोगे, उस तरीके से अलग अलग प्रभाव पड़ता है। और टाइम के साथ भी ऐसा ही है। और फिर ये बोलते हैं कि हाँ, आप लोगों ने जो डिस्कस किया कि आपके 3D इल्यूजन में टाइम और स्पेस मतलब समय और जगह एक दूसरे पे निर्भर है, वो भी बात सच है। और फिर आपने ये बताया कि एक्चुअली भी स्वतंत्र है ये दोनों चीज और उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो भी बात सच है। तो बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हाँ सन्मित्रा। हाँ, तो इसमें जैसे बोल रहा है ये हैथॉन ओलो के लेवल पे 3D पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंडेंस वाला लेंथ से समझाने का कोशिश कर रहा है यहाँ पे आके, ओक्सैल जो है। तो यहाँ वो बोल रहा है कि टाइम इज अ फील्ड, जैसे कि तुम्हारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। बट ये फील्ड होता क्या है दोस्तों? फील्ड एक इफेक्ट जैसा होता है। तो हिंदी में आप फील्ड को एक क्षेत्र के तरह देख सकते हो। कोई एक मान लो एंटिटी है, मान लो एक मैग्नेट ही मान के चलो। उस मैग्नेट का एक क्षेत्र रहता है जहां पे आपको उसका इफेक्ट फील होगा। वो जो मैग्नेट अपना अट्रैक्शन या रिपल्शन वाला इफेक्ट क्षेत्र जो है, तो आप फील्ड को क्षेत्र जो है उसका वो ले सकते हो। उस क्षेत्र के अंदर आपको उसका एहसास, एक्सपीरियंस फील होगा। और यहाँ पे फिर अगला सेंटेंस में बोल रहा है फील्ड इज इन योर माइंड्स। जैसे कि रा ने रा मटेरियल में कहा है कि जो सफरिंग का कॉन्सेप्ट है वो भी आपके माइंड्स में है। फिर बोलता है फील्ड हैज डिफरेंट इफेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। मतलब यहाँ आप डिफरेंट इफेक्ट्स को अलग अलग एक्सपीरियंशियल कैपेसिटी ले लीजिए, और डिफरेंट डिस्टेंसेस मतलब आप परसेप्शन लेवल को ले लीजिए। जैसे कि रा के सफरिंग वाले चीज से आप रिलेट करोगे कि जैसे जैसे आपका कॉन्शियसनेस लेवल ऊपर या नीचे होगा, उस हिसाब से सफरिंग जो कॉन्सेप्ट है उसका महत्व आपके जिंदगी में ज्यादा या कम होगा। आप उससे बॉदर ज्यादा होगे या कम होगे। सिमिलरली जैसे यहाँ टाइम और स्पेस का फील्ड है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग मिश्रण में दोनों का आपको अलग अलग इफेक्ट फील होगा, टाइम का और स्पेस का। फिर बोल रहा है as you have recently stated, time and space are dependent upon one another. It has also been stated that they are totally independent and have no relationship. तो यहाँ पे वो यही चीज बोल रहा है कि जो हैथॉन ने कहा कि दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और रिलेशनशिप नहीं है, और जो 3D पॉइंट ऑफ व्यू से डॉन वगैरह महसूस करते हैं कि दोनों डिपेंडेंट है, तो वो दोनों चीज को ही एक क्या बोलते हैं, महत्वता दे रहा है और आगे फिर एक्सप्लेन करेगा। हाँ, इससे मुझे याद आया एक और कॉन्सेप्ट जब मैं रिसर्च कर रही थी टाइम के बारे में। तो टाइम क्या चीज है, जैसे आप ये देखिए, एक एडिटर जो फिल्म एडिटर होता है, उसके हिसाब से आप समझ लिए टाइम एक्चुअली फिजिकली नहीं प्रेजेंट है ना हमारे इसमें। लेकिन एक फिल्म स्ट्रिप सोचिए जिसमें पहले मूवी रिकॉर्ड होता था, उसमें क्या होता था, हर एक
टाइम के स्पेस को, उस जगह को कैप्चर करते हैं मिलियंस ऑफ इमेजेस में, एक एक सेकंड में काफी इमेजेस होते हैं, और वो कैप्चर होके फिर एक फिल्म स्ट्रिप बनता है। लेकिन उसी चीज को फिर फिल्म में एक एडिटर वापस जा सकता है टाइम में, क्योंकि वो कैप्चर हो गया है। तो जो 3D एक्सपीरियंस था वो 2D में कैप्चर हुआ है कैमरा के थ्रू, है ना। एंड देन उस पूरे स्ट्रिप को यूज करके एक एडिटर फिर चेंजेस मैनिपुलेट कर सकता है, टाइम को इधर से उधर जा सकता है। वैसे ही आप सोच सकते हो कि 3D लाइफ में अगर 3D से ऊपर चले गए, या फिर हमारे ही जो फ्यूचर ह्यूमंस है उनके पास कैपेबिलिटी होगी टाइम को मैनिपुलेट करने की या टाइम को चेंज करने की, लेकिन जो हम 3D में रहते हुए नहीं समझ सकते हैं, लेकिन 4D 5D 6D में वो हो सकता है। तो एक और चीज है कि टाइम तो कोई मतलब छू नहीं सकते, कोई ऐसे सब्सटैंशियल चीज नहीं है। और हमारे रियलिटी को बनाने के लिए भी क्या टाइम मॉलिक्यूल्स में है, क्या पार्टिकल में है? नहीं। इसीलिए टाइम को साइंस या फिजिक्स में भी बोला गया है कि एसेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है हमारे दुनिया का, लेकिन एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। इमर्जेंट प्रॉपर्टी मतलब सब कुछ मिल के जो उभर के आता है। मतलब हमारे 3D फिजिकल लाइफ में टाइम एक्चुअली उसका एक इफेक्ट है, 3D लाइफ का इफेक्ट है। वही बोल रहा है कि टाइम इज अ फील्ड, इट्स एन इफेक्ट। वो एज अ प्रॉपर्टी माइन्यूट चीजों में नहीं है, लेकिन ओवरऑल उठ के वो ऐसा एक महसूस दिलाता है, एक फिल्म के तरह ही। फिल्म क्या है? फिल्म उभर के आता है, पूरा जो इमेजेस इतने सारे हैं उसको रन करोगे एक साथ तो एक टाइमलाइन उभर के आता है। वैसे ही टाइम है। तो आई थॉट वो एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, तो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। अब कंटिन्यू करती हूँ। इट सिंपली डिपेंड्स ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि स्पेस और टाइम एक दूसरे पे निर्भर है और नहीं है। ये आप कहाँ से देख रहे हो, कहाँ से महसूस कर रहे हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उस पर निर्भर करता है। The people of your planet at present do not appreciate the number of dimensions that are available for one to experience the creation. All of these dimensions are made up of a single place and a single time, and for that matter, a single dimension which has no dimension. But it is necessary to go from where you are to where you will be. Therefore, we shall speak of time as you know it and try to lead you to that place where you will know it. तो बोल रहे कि आपके जो ग्रह के लोग हैं वो अभी समझ नहीं पाते, तो वो अप्रिशिएट या इस चीज का मतलब अनोखापन भी समझ नहीं पाएंगे कि अलग अलग डायमेंशंस है। डायमेंशंस मतलब परसेप्शन, जैसे हम रियलिटी को परसीव कर सकते हैं, महसूस अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। और क्रिएशन में इसके कितने सारे परसेप्शंस अवेलेबल है हमारे लिए। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो ये सारे डायमेंशंस ना एक ही जगह के बने हुए हैं और एक ही समय के बने हुए हैं। और इनफैक्ट वो ये सारे डायमेंशंस भी आप देखो तो वो इन्फिनाइट लेवल में एक डायमेंशन है, एक इन्फिनाइट डायमेंशन है। लेकिन आपको समझाने के लिए ये जरूरी, और आपके खुद के एक्सपीरियंस के लिए भी जरूरी है कि आप जहां हो वहां का एक्सपीरियंस लेते लेते फिर आप जहां जाओगे उस अनुभव को समझो। इसीलिए वो समय को भी ऐसे ही समझाएंगे उनको कि आप जहां हो वहां पे आप कैसे अनुभव करते हो, वो समझा के फिर आप जहां जाओगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। यू वांट टू ऐड समथिंग हियर सन्मित्रा? आई जस्ट वांट टू ऐड कि जो वो वाला स्टेटमेंट है, ऑल ऑफ दीज डायमेंशंस आर मेड अप ऑफ अ सिंगल प्लेस एंड अ सिंगल टाइम, फॉर दैट मैटर अ सिंगल डायमेंशन विच हैज नो डायमेंशन। तो यहाँ वो एक स्टेप और जा रहा है और यहाँ तक बोल रहा है कि जो सिंगल डायमेंशन भी है, जो आपको लग रहा है वो सिंगुलैरिटी से ही डिस्टॉर्ट होके स्पेस टाइम जैसा अलग अलग कॉन्सेप्ट बन रहा है, वो सिंगल डायमेंशन भी जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वो भी नहीं रहता, उसका भी रेलेवेंस खत्म हो जाता है और वॉइड का रेलेवेंस बचता है। ये मेरा मिस हो गया था, थैंक यू। तो फिर से रिपीट कर रहा है कि टाइम इज अ फील्ड, इट इज स्पेस डिपेंडेंट। हमारे यहाँ के रियलिटी में टाइम फील्ड है और स्पेस भी एक फील्ड है और टाइम डिपेंडेंट है, टाइम पे निर्भर करता है। फॉर दिस रीजन यू रिकॉग्नाइज अ रेसिप्रोकल नेचर। द रिलेशनशिप बिटवीन द टू इज द थर्ड पावर ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन ईदर
This may be recognized by a simple equation of formula t cube divided by 3 is equal to s. ये s cube नहीं होगा, गलत है इधर, हमने पढ़ा था ये पहले इसीलिए समझ आया। और s क्यूब जो है वो हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो दैट्स इक्वल टू t। अब ये समझाने से पहले आई वांट टू शो अ पिक्चर अगेन कि स्पेस और टाइम एक फील्ड कैसे और कैसे इंटरैक्ट करता है। ये गिफ है, इसको मैं इंक्रीज करती हूँ। और हाँ, एक्चुअली न्यूटोनियन ग्रेविटी अलग था और फिर आइंस्टाइन का जनरल रिलेटिविटी से हमें ये पता चला है कि ग्रेविटी कोई अर्थ के अंदर कोर का मैग्नेटिक के वजह से नहीं होता है, बट एक्चुअली हमारा जो मास है वो अर्थ का इतना ज्यादा मास है कि वो स्पेस को बेंड कर देता है। ठीक है, और स्पेस को बेंड करने के वजह से क्या होता है, टाइम पे दो ही चीज इफेक्ट करता है फिर। जब मास बढ़ता है कोई भी चीज का, उसमें ग्रेविटी भी बढ़ता है क्योंकि स्पेस बेंड हो रहा है। ठीक है, और जब भी स्पेस ऐसे बेंड होता है तो टाइम स्लो हो जाता है। तो ग्रेविटी जहां ज्यादा हो वहां पे टाइम स्लो होगी। तो वही फील्ड को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि स्पेस और टाइम का फील्ड कैसे इंटर रिलेटेड है। इन अ वे स्पेस बेंड हो रहा है आसपास का, और टाइम भी उसी तरीके से उसका फील्ड भी वैसे इफेक्ट हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, और यहाँ पे इसीलिए बोल रहे कि ये रेसिप्रोकल नेचर है, और ये जो यूनिवर्स का जो स्पेस का अंडरस्टैंडिंग है ये हमारे 3D परसेप्शन से ही है। लेकिन इसीलिए साइंस में भी बोला गया है कि स्पेस और फिर ब्लैक होल से हम सिंगुलैरिटी पे जाते हैं, और आज तक किसी को नहीं पता है कि ब्लैक होल से निकल के फिर यूनिवर्स का क्या परसेप्शन है या कैसे दिखता है, और उसको हम हाइपर स्पेस बोलते हैं। अभी जो हम टेलीस्कोप वगैरह जितना भी सैटेलाइट वगैरह से जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं वो तो 3D हमारे लिमिटेड सेंसेस से ही कर रहे हैं, है ना। तो उसको हम एक तरीके का स्पेस बोलते हैं, लेकिन उसके बाहर भी यूनिवर्स के जो क्वालिटीज है उसको हम हाइपर स्पेस बोलते हैं। तो हमारे स्पेस में जो हमको पता है उसमें रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है टाइम और स्पेस का, कैसे मैंने आपको दिखाया। और ये बोल रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ये एक इक्वेशन से समझ में आता है, जो बाद में इधर भी इन्होंने बताया है। टी मतलब टाइम इज इक्वल टू स्पेस क्यूब बाई 3। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो रिलेशनशिप इन दोनों के बीच है उसको 3 गुना से डिस्प्लेस करके आप समझो, क्योंकि टाइम का भी 3 रूप है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। और स्पेस का भी हमारे 3D इल्यूजन में 3 रूप है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट और डेप्थ। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने रिलेशनशिप को इक्वेट किया, और इन्होंने बोला है कि इसका इक्वेशन कैसे ये रिलेटेड है इससे समझ में आता है कि स्पेस को क्यूब कर दो और उसको डिवाइडेड बाई 3 करो तो उस समय का टाइम मिल जाएगा। और देर आर 3 डायमेंशंस, आगे यही बोल रहा है देयरफॉर द न्यूमेरिकल 3 इज यूज। 3 डायमेंशंस मतलब हमने जो बोला लेंथ ब्रेथ एंड हाइट और डेप्थ। हाइट ही डेप्थ होता है, is used, and ये 3 डायमेंशन को it's used both as a power and as a constant। तो मतलब ये हम इसको क्यूब कर देते हैं, मतलब स्पेस ये 3 तरीके से हम एक महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, और ये कांस्टेंट भी है। इसीलिए permeability of the field is dependent upon the speed of the reciprocal field। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि टाइम को इन्फ्लुएंस क्या करता है, स्पीड भी करता है और ग्रेविटी भी करता है। स्पीड वाला पॉइंट मैंने नहीं बोला था। हाँ, जहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा होगी, मास ज्यादा होगी स्पेस में, वहां पे टाइम स्लो होगी। और जहाँ पे हम मूवमेंट होगा, जहाँ पे स्पीड बढ़ेगा, वहां पे भी टाइम स्लो होता है। ठीक है, तो हमारे 3D इल्यूजन में सबसे ज्यादा स्पीड हमें किस चीज का पता है, लाइट का पता है। तो हमारे यहाँ का जो मैटर भी है ना, जो हम फिजिकल रियलिटी देखते हैं वास्तविकता में, जो हम देखते हैं फिजिकली, वो चीज डिपेंड करता है ये लिमिट ऑफ टाइम जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब स्पीड ऑफ टाइम। तो वही बोल रहा है कि परमिएबिलिटी ऑफ द फील्ड मतलब
वो जो एक्चुअली में जो फिजिकल है वो तो मतलब कोई रियल चीज नहीं है ना, वो एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। लेकिन वो हमें रियल या फिजिकल महसूस क्यों होता है? क्योंकि टाइम पे एक बंदिश है, उससे ज्यादा स्पीड टाइम मतलब लाइट का नहीं है हमारे आसपास। इसीलिए टाइम भी एक जगह पे और स्पेस भी एक जगह पे आके मैनिफेस्ट हुई है हमारे इल्यूजन में। उसको उसके बियॉन्ड हम उसके थ्रू नहीं देख पाते हैं, अनलेस एंड अनटिल वो बाद में पता चलेगा हम अपना कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करें। तो वही बोल रहा है कि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कि दोनों का लिमिट क्या है। योर प्रेजेंट कांस्टेंट, that which you call the velocity of light, is the basic speed of the field। मतलब हमारे दोनों फील्ड के टाइम और स्पेस, मतलब जितना तेजी से हम जा सके, हमारे लिए जो कांस्टेंट सबसे ज्यादा स्पीड है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट का ही है। The permeability of that which you know as matter is dependent upon this constant. In other words, my friends, the densities of which your world is composed and the densities of the other planes of existence as you know them are time dependent. Their permeability is a function of apparent speed। तो सेम चीज ये बोल रहा है कि आपकी फिजिकल इल्यूजन आपके ये जो स्पीड की लिमिट है उस पे डिपेंडेंट है। और आपका जो ये 3D डेंसिटी का दुनिया है और इसी के जैसे दूसरे सेम डेंसिटीज के जो दुनिया है वो इसीलिए टाइम पे डिपेंडेंट है। तो टाइम लीनियर है, टाइम को नहीं चेंज कर पाता है, क्योंकि एक तरीके से स्पीड, टाइम का स्पीड जो है कांस्टेंट है हमारे यहाँ पे। तो इसको सन्मित्रा, इफ यू कैन एक्सप्लेन इट मोर क्लियरली, गो अहेड। मैंने कोशिश किया हम्म जितना। आई हम्म। कैन। तो यहाँ पे जैसे शुरुआत में बात कर रहे हैं 3 डायमेंशंस है, इसलिए न्यूमेरिकल कांस्टेंट 3 यूज किया है टाइम और स्पेस को रिलेट करने के लिए। और उसके बाद परमेबिलिटी ऑफ द फील्ड का बात किया है, वो डिपेंडेंट है दोनों फील्ड के बीच में जो रेसिप्रोकल रिलेशन है उसके ऊपर। तो परमेबिलिटी को आप यहाँ इस तरीके से देख सकते हो, इट इज काइंड ऑफ से दी पियर्सिंग पोटेंशियल, या कोई भी एक रियलिटी है या डेंसिटी है उसमें पियर्स करने का जो पोटेंशियल है ताकि आप उसके परे जा पाओ, या उसमें जो लिमिटेशंस है कैसे ऑपरेट होगा उसमें। यहाँ जैसे स्पेस टाइम है, तो स्पेस और टाइम कैसे यहाँ थर्ड डेंसिटी में रहते हुए एंटिटीज एक्सपीरियंस करता है, उसका मीनिंग अगर आपको चेंज करना है तो वो परमेबिलिटी ग्रेडियंट या लिमिट जो है उसको आपको पार करना पड़ेगा, या उसमें रहोगे तो यहीं का एक्सपीरियंस करोगे। तो वो परमेबिलिटी जो है फील्ड का, उसको यहाँ जो लाइट का वेलोसिटी है जिसको यहाँ कांस्टेंट बोला गया है उससे दर्शा रहा है। वो बेसिक जो परमेबिलिटी लिमिट है, स्पीड ऑफ द फील्ड है, जिसके अंदर आप यहाँ पे थर्ड डेंसिटी में रहते हुए स्पेस टाइम एक्सपीरियंस करते हो, वो उस मीनिंग ऑफ स्पेस टाइम को बाउंड करके रखता है। फिर बोल रहा है द परमिबिलिटी ऑफ दैट विच यू नो एज मैटर इज डिपेंडेंट अपॉन दिस कांस्टेंट। हाँ, तो वही बोल रहा है, यहाँ पे जो मैटर जैसे इंटरैक्ट करेगा या आपको दिखेगा, वो यहाँ पे जो स्पेस टाइम के बीच में रिलेशन है और जो परमिबिलिटी लिमिट है इस कॉन्शियस ग्रेडियंट का और एक्सपीरियंशियल डेंसिटी का, वो डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे वो लाइट का स्पीड या वेलोसिटी है। फिर बोल रहा है माई फ्रेंड्स द डेंसिटीज ऑफ विच योर वर्ल्ड इज कंपोज एंड द डेंसिटीज ऑफ द अदर प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस आर टाइम डिपेंडेंट। मतलब वहां भी टाइम का मीनिंग है, टाइम पे डिपेंडेंस है। वहां मान लो फोर्थ डेंसिटी हो गया, फिफ्थ डेंसिटी हो गया, उधर का परमेबिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ अपेरेंट स्पीड। तो अपेरेंट स्पीड मतलब देखो एक्चुअल में तो कोई स्पीड है ही नहीं, क्योंकि वहां तो सिंगल प्लेस सिंगल टाइम वो हो जा रहा है। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन आपका परसेप्शन लेवल और डेंसिटी लेवल, स्पीड चेंज होते रहता है। तो अभी जो अपेरेंट स्पीड है इस डेंसिटी का, जो परमेबिलिटी ग्रेडियंट है, लिमिट है, वो लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। लेकिन मान लो आप फोर्थ डेंसिटी या फिफ्थ डेंसिटी आगे जाओगे, वहां जैसे स्पेस और टाइम का रिलेशन चेंज होगा। जैसे यहाँ ऑक्सैल बता रहा है टी का और एस का रिलेशन की टी क्यूब को 3 से डिवाइड करेंगे तो उधर आपको एस मिल जाएगा। तो वो रिलेशन चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी, और वहां पे परमेबिलिटी लिमिट क्या रहेगा, मतलब अपेरेंट स्पीड क्या रहेगा, वो दोनों क्वांटिटीज के बीच में टाइम और स्पेस का जो रिलेशन बनेगा उसको बांधने के लिए। ओके, थैंक यू।
तो बेसिकली मुझे यहाँ पे ये भी एक मेरे दिमाग में अभी आया कि हम जो परसीव कर सकते हैं एट मैक्स लाइट का स्पीड 3D वर्ल्ड में, 3D इल्यूजन में, उस पे मैटर, क्योंकि मैटर भी लाइट से बना हुआ है ना एक पॉइंट तक, तो दैट्स हाउ मैटर मैनिफेस्ट हमारे आसपास। लेकिन अगर हम हायर डेंसिटीज में जाएंगे तो शायद तब लाइट का स्पीड ही कुछ नहीं हो, या और ज्यादा हो, या एक बारी में एवरीथिंग एग्जिस्ट टुगेदर। एक्चुअली में रियलिटी में पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट ऑल एग्जिस्ट टुगेदर, तो स्पीड इज इनफाइनाइट, आप सोचो उस तरीके से। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि स्पीड का कांस्टेंट आपके इल्यूजन में क्या है उस पे डिपेंड करता है कि फिजिकल रियलिटी क्या है आपके यहाँ पे। सो विल कंटिन्यू। Condensation in dense forms results from oscillations between reciprocally related space-time entities, and permeability or the basic density of this material is a function of the apparent velocity of what you call light. तो द सेम थिंग अभी जो मैंने बोला वही चीज ये बोल रहे कि जो कंडेंसेशन, जो हमें वो मैटर दिखता है, फिजिकल मैटर जमा हुआ, जो ग्रॉस रियलिटी हम बोलते हैं, वो क्या है, वो बस फ्रीक्वेंसी है लाइट का ही। और उस चीज को उन्होंने स्पेस टाइम एंटिटीज बोला है, मतलब फर्स्ट डेंसिटी सोच लो, फर्स्ट डेंसिटी टू सेकंड टू थर्ड में जो स्पेस टाइम पे निर्भर एंटिटीज है, मतलब जो टाइम को कंट्रोल नहीं कर पाते बट स्पेस को कंट्रोल कर पाते हैं या स्पेस में मूव कर पाते हैं, उस एंटिटीज के बारे में इधर बात हो रही है। तो वो इसीलिए डेंस दिखते हैं, ठीक है, और उनकी परमिएबिलिटी इसीलिए इतने तक की होती है। तो ये हमारे मटेरियल या मैटर का डेंसिटी बनाता है, क्योंकि ये कुछ नहीं है लेकिन जो लाइट की स्पीड है या फ्रीक्वेंसी है उसी पे निर्भर होती है। फिर आगे बोल रहा है देयर आर 6 स्पेसेस एंड 6 टाइम्स इन ईच डेंसिटी। एक्चुअल में जैसे यहाँ पे ऊपर स्पेस हमने 3D इल्यूजन में जो दिखता है वो डिस्कस किया, लेकिन सारे डेंसिटीज में 6 टाइप का स्पेस होता है, मतलब स्पेस को जगह अगर बोल सकते हैं तो, और 6 टाइप का समय होता है। इन योर प्रेजेंट फॉर्म एंड स्टेट ऑफ अवेयरनेस यू रिकॉग्नाइज 3। तो हम जब जगे हुए हैं और अभी जो 3D इल्यूजन में जैसे हम काम करते हैं, और उस प्रेजेंट चीज परसेप्शन में हमें 3 समझ में आता है, मतलब टाइम का भी 3 समझ आता है, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, और स्पेस का भी, लेंथ ब्रेथ हाइट। The other 3 you travel in the state of sleep. In doing this, you become quite often mismatched with your awareness you possess in your waking state. For this reason, you are able to perceive events that will occur in what is to you in the waking state, the future. However, the future is an illusion, as is the past, for there is only the present. It is possible to slide, shall we say, along with respect to your awareness of time in the waking state, simply by removing through the process of normal sleep the confines of the physical illusion. Space and time are then, as before, reciprocally related. तो बोल रहे कि जैसे हम जब सोने जाते हैं, जब हमने बहुत बार बात किया है कि हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं जब हम सोते हैं वगैरह, तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी कॉन्शियसनेस ये जो स्पेस टाइम की बाउंडेशन है उससे बाहर निकल पाती है, टाइम स्पेस में चली जाती है, जहाँ पे टाइम को भी हम अपने हिसाब से पास्ट या फ्यूचर, इसीलिए कभी कभी हम जब सोते हैं तो हमें फ्यूचर का कोई चीज दिख जाता है, या फिर पास्ट का कोई मेमोरी वापस आ जाता है। और इसी प्रोसेस से पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह, हिप्नोसिस का तरीका भी इसी अ, वजह से हो पाता है। तो क्या आप हम बता रहे कि जो अब हम सोने की अवस्था में होते हैं तो हमारी जो एक्चुअल जागृति है 3D वर्ल्ड में जगे हुए रहने में, वो बहुत अलग है सोते हुए समय से कंपेयर करें तो। और इसीलिए वो वही बोल रहा है कि कभी कभी हम फ्यूचर वगैरह ये सब देख लेते हैं, लेकिन दोस्तों वो बोल रहे हैं कि फ्यूचर भी माया जाल है, माया है, पास्ट भी माया है, क्योंकि है तो सिर्फ अभी का पल है ना, एक ही टाइम है जैसे उसने बोला, और नहीं भी है। तो वो एक्सप्लेन किया उसने क्लियरली। अब वो बोल रहा है कि लेकिन आपके इल्यूजन में भी पॉसिबल है कि आप कभी टाइम में भी आगे पीछे जा पाओ। ये कब होता है, जब आप सोते हो, और उसी सोते हुए के जागृति को ही यूज करके आप जो आपका फिजिकल भ्रम है, जो आसपास का 3D इल्यूजन है, उससे बाहर जा सकते हो। और फिर वापस से वो फिर से यही बोल रहा है कि इसी तरीके से स्पेस और टाइम जो है वो एक दूसरे से संबंधित है, रिलेटेड है।
Sanmitra, you want to Exact- add something? इसमें जैसे शुरुआत में उसने बात किया ना कि 6 डायमेंशंस ऑफ स्पेस है और 6 डायमेंशंस ऑफ टाइम है। तो वेकिंग स्टेट में आप 3 डायमेंशन ऑफ स्पेस एक्सपीरियंस करते हो अपने अराउंड, प्लस पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी। जो घड़ी है, घड़ी में देख के समझते हो कि आज क्या हुआ, 2 घंटा पास हो गया, अभी कौन सा मिनट चल रहा है, आगे दिन खत्म होने में 4 घंटा बाकी है। लेकिन जब आप ड्रीम स्टेट में जाते हो तो उस टाइम क्या होता है कि आप मेटाफिजिकल वर्ल्ड में जो 3 स्पेशियल रेल्म्स है और 3 टाइम का रेल्म्स है, उसमें आप स्विच करते रहते हो। वहां क्या है कि मान लो आप 2 घंटा सो रहे हो, लेकिन 2 घंटा में पता चला आपने 10 दिन के सपने देख लिए, 10 दिन के इवेंट। तो वहां क्या हुआ, वहां जो वो यहाँ का 2 घंटा है, उसका जो लिमिटेशन है उसको आपने सरपास कर लिया। आपने वहां पे 10 दिन का चीज 2 घंटा में रहते हुए भी कर लिया और एक्सपीरियंस कर लिया। प्लस इसमें लूसिड ड्रीमिंग वगैरह भी किक इन कर जाता है, जहाँ पे आपको फिजिकली भी वो फील और एक्सपीरियंस होता है और आपको याद रहता है जागने के बाद कि मान लो मेरे साथ कुछ एक्सपीरियंस हुआ, वो तो मुझे याद है लेकिन उसका फीलिंग भी याद है। तो वहां क्या हो रहा है, जो स्पेस और टाइम का वेकिंग स्टेट में बाउंडेशन था, फिजिकली आपको कॉन्शियस रह के आप वो टाइम का 3 और स्पेस का 3 आप एक्सपीरियंस करते हो जगे हुए, वो आप सोते हुए और ड्रीम स्टेट में भी 3 एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो इसलिए आप उसको ओवरऑल मिलाओगे तो वैसे फिर मेटाफिजिकल में 3 टाइम का और स्पेस का 3, और फिजिकल में टाइम का 3 और स्पेस का 3, ऐसे 6 दोनों क्वांटिटीज का हो जा रहा है। हाँ, ये थैंक यू फॉर टेकिंग दिस अप। वो मैं भूल गई थी 6 6 कैसे होता है। तो जैसे सन्मित्रा ने बोला उसी को मैं शॉर्ट में बोलती हूँ कि जैसे टाइम है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में भी एक रूम, अब मेरा रूम ले लेते हैं। 6 बजे जैसा ये स्पेस था, फिर 8 बजे जैसा ये स्पेस था, और अभी ये जैसा स्पेस है अलग अलग हो गया। मैंने अपना लाइट मूव किया, मैं खुद मूव हो गई, कुछ और यहाँ पे हो गए, मेरे कैट्स खेल रहे थे फिर बाहर निकल गए, है ना। तो टाइम के थ्रू स्पेस भी चेंज हो रहा है, राइट। तो इसीलिए स्पेस और टाइम को जोड़ के, क्योंकि दोनों एक तरीके से रिलेटेड है ना, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसीलिए 3 स्पेस या 3 टाइम इन्फ्लुएंस होता है दूसरे स्पेस का 3 या टाइम का 3 कैरेक्टर के वजह से भी, क्वालिटी के वजह से भी। इसीलिए टोटल 6 6 वो बोल रहे हैं हमारे डेंसिटी में, या हर डेंसिटी में होता है स्पेस और टाइम। और ये समझना डिफिकल्ट है, ये नेक्स्ट में यही बोल रहे हैं जितना कि समझाना भी। it is होगा, it is a difficult subject upon which to speak and will require considerable intellectual thought for you to apply or communicate to others within the present illusion. How can one reduce to a mathematics fabricated within a system of illusion a truth that is totally outside the boundaries of that system? तो ये बोल रहा है कि ये बहुत कठिन एक मतलब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को विषय है जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम, और इसके लिए हमें काफी बुद्धि का यूज करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा मेटा लेवल में जाके, और तभी हम खुद भी समझ पाएंगे और दूसरों को भी समझा पाएंगे। क्योंकि आप यही बताओ कि हमारी जो मैथ्स भी है ये तो 3D के इल्यूजन पे ही बेस्ड है, और उसके थ्रू हम एक ऐसे सच को कैसे बताएं जो कि हमारे 3D से बाहर है, क्योंकि 3D तो इल्यूजन है, तो वो सच 3D रियलिटी से ही बाहर है। तो उसको समझाना तो कठिन होगा ही, लेकिन ये पॉसिबल है। इट मे बी पॉसिबल हाउएवर टू मेक सर्टेन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेस एंड टाइम in any system that will help to guide an individual attempting to work within a limited system to understand the truth of the actions and the limits that the system of phenomena of time. It would, however, be much better to eliminate from individuals' consciousness preconceived notions of the nature of both time and space, for they are not what they seem to be, as depicted by the phenomena within the boundaries of your present limitations. तो ये लंबा चौड़ा को मैं शॉर्ट में बोल दूंगी अभी, कि ये मैथ्स वाला आपको समझ में आ गया जो था कि हमारे सिस्टम का बना हुआ लैंग्वेज है या मैथ्स है, उसी में हमारे सिस्टम से बाहर का सच को हम समझाएंगे कैसे, और वो डिफिकल्ट है लेकिन वो पॉसिबल है।
कुछ रिलेशनशिप और कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ व्याख्या करके हम दिखा सकते हैं कि स्पेस और टाइम कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ताकि एक जो इंसान इसको समझने का कोशिश कर रहा है, वो ये जो लिमिटेड सिस्टम है सच को जानने का हमारे इल्यूजन में, उसमें भी वो समझ पाएगा कि टाइम कैसे काम करता है, टाइम की रियलिटी क्या है। और लेकिन इसको समझने के पहले एक इंसान को, किसी को भी, अपने जो पहले के अनुमान है समय और जगह या स्पेस के बारे में, उसको हटाना पड़ेगा, तभी वो समझ पाएंगे। क्योंकि आपके इल्यूजन या रियलिटी में जैसे आप स्पेस या टाइम को समझते हो वैसे वो नहीं है, तो पहले आपको उसको साइड में रखना पड़ेगा, फिर हम अटेम्प्ट करेंगे तो आप समझोगे। Shall I continue, Sanmitra, or you want to add something? यस, कंटिन्यू। या तो स्पेस में बी थॉट ऑफ एज लीनियर हमारे 3D इल्यूजन में। इफ टाइम, ओ सॉरी सॉरी, नहीं नहीं नहीं, ये 3D इल्यूजन नहीं, ये दूसरा टाइम स्पेस के बारे में, दूसरा डेंसिटी के बारे में बात कर रहा है, सोचिए दूसरे इल्यूजन के बारे में। तो स्पेस भी लीनियर हो सकता है, जैसे अभी मैंने पहले एरो वाला टाइम का फोटो दिखाया था, वैसे स्पेस भी एक लीनियर हो सकता है और टाइम वॉल्यूमेट्रिक हो सकता है। मतलब टाइम फैला हुआ हो सकता है और टाइम को हम फिजिकली एक्सेस कर सकते हैं। और यू मे रिवर्स द प्रोसेस एज यू डू विद इन योर लिमिटेशन, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, जो कि हमारे जो फिजिकल इल्यूजन का बंदिश है, लिमिटेशन है, उसमें हम देखते हैं कि टाइम लीनियर है, स्पेस वॉल्यूमेट्रिक है, स्पेस का वॉल्यूम है, फैला हुआ है। तो दोनों ही सच है, एंड ईदर मे बी परसीव्ड टू बी ट्रू, और दोनों को भी हमारे परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम सच माने, डिपेंडिंग अपॉन हमारे सोच में क्या बंदिशें हैं, हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग। इट इज पॉसिबल टू मूव लीनियर इन स्पेस एंड वॉल्यूमेट्रिकली इन टाइम, ऑल विद द सेम मूवमेंट। You can be aware of what you call the past, the present and the future simultaneously. तो जैसे कि हम हमारे इल्यूजन में टाइम लीनियर है और टाइम का लीनियर मूवमेंट से चलते चलते हम कोई भी स्पेस को एक्सेस कर सकते हैं कहीं पे भी, है ना। लेकिन इन द सेम वे उल्टा भी कर सकते हैं कि स्पेस लीनियर है लेकिन हम टाइम कोई भी उसी इसी रूम के किसी भी टाइम में मैं वापस जा सकती हूँ, मुझे कुछ चेंज करना होगा, ये करना होगा, फॉर एन एग्जाम्पल। और इसको हम और अच्छे से इंटरस्टेलर का एग्जाम्पल देके भी समझाएंगे। यू वांट टू ऐड समथिंग? आई वुड से कि इंटरस्टेलर का तो हम लोग एग्जांपल देंगे ही। बाकी जहां तक आप फोर्थ डेंसिटी और फिफ्थ डेंसिटी के बीइंग्स के बारे में पढ़ोगे, रिसर्च करोगे, तो वहां क्योंकि स्पेस टाइम में जो स्पेस और टाइम में जो अभी जो टाइम का लिनियरिटी है वो ब्रेक हो जाता है फोर्थ और फिफ्थ में। जैसे जैसे आप बढ़ते हो तो टाइम वहां लीनियर नहीं रहता है, वहां टाइम का जो बंदिश है यहाँ पे वो मिट जाता है। तो वहां पे वो लोग के लिए स्पेस टाइम नहीं होता है, वहां टाइम स्पेस होता है। तो वहां वो लोग टाइम को एज अ वॉल्यूमेट्रिक कंपोनेंट लेके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में बैक एंड फोर्थ आगे पीछे जाके अलग अलग एक्सपीरियंसेस ले सकता है। तो ये बात फोर्थ डेंसिटी और फिफ्थ डेंसिटी लोगों के लिए काफी रेजोनेट करता है, टाइम स्पेस वाला कॉन्सेप्ट। बाकी तो हम लोग देखेंगे इंटरस्टेलर वाला क्लिप में। हाँ, ओके, थैंक यू। So time is not so much time as it is space, and space is not so much space as it is time. They are one and the same thing, and yet they are reciprocally related. For is not one by one is equal to one. Yeah, law of one. Okay. For there is only one thing, and we are all parts of it. तो बोल रहे कि टाइम जितना टाइम नहीं है उतना स्पेस है, और स्पेस जितना स्पेस नहीं है उतना टाइम ही है। क्योंकि असल में देखो तो लॉ ऑफ वन है और ये दोनों चीजें एक ही है, बस एक ही चीज का दो रूप है। जैसे फ्रैक्टल बोलते हैं ना, इट्स जस्ट हैलुसिनेशन, जैसे सन्मित्रा बोलता है कि हम एक ही चीज को अलग अलग रूप में देखते हैं, वो एक्सपीरियंस करने के कारण होता है। मतलब हमें जो कैटलिस्ट चाहिए, हमें कैसे क्रिएशन को एक्सपीरियंस करना है, ये सारे रीजंस के वजह से, या क्रिएटर को खुद को एक्सपीरियंस करना है, तो क्रिएटर ये सारे इल्यूजन्स बनाता है अपने इन्फिनाइट एक अस्तित्व से। तो यही वो बोल रहा है कि अगर टाइम और स्पेस सेम है, और तब टाइम को वन बाय वन डिवाइड कर दो, है ना, स्पेस से, तो क्या मिलेगा? फिर एक ही मिलेगा। ठीक है।
तो ये समझ आ गया। फिर देर आर 6 डायमेंशंस बट यू मस्ट स्पीक ऑफ 3, सेम चीज रिपीट कर रहा है। एंड टाइम इज अ फील्ड, ये भी हमने पहले पढ़ा। And radiates from each nucleus of matter in all directions and may be evaluated as time is equal to space को क्यूब कर दो, उसका मतलब अलग अलग जो डायमेंशंस है उसके कारण, और उसको बाय 3 कर दो, तो फिर क्या मिलेगा हमें, टाइम मिलेगा। सो टाइम इज स्पेस इस इक्वेशन में, और एस, सॉरी टाइम, टी इज टाइम इसमें, और एस इज स्पेस। तो बोल रहे हैं कि जो टाइम है एक फील्ड है, जैसे प्रभाव पड़ता है एक मैग्नेट की तरह समझ लो, और जो हमने अर्थ का मॉडल का फोटो भी देखा, स्पेस कैसे बेंड हो रहा है, तो फील्ड एक क्रिएट हो रहा है ना। तो वो क्या है, हर वो टाइम हम इमेजिन कर सकते हैं कि हर एक मैटर के न्यूक्लियस से, पार्टिकल के न्यूक्लियस से, या मैटर के न्यूक्लियस से, आई थिंक पार्टिकल वुड बी स्मॉलर, हाँ मैटर के न्यूक्लियस से चारों ओर वो ऐसा फैलता है फील्ड के तरह, और उसका इक्वेशन उन्होंने ये दिया है। I will be happy to speak with you in future regarding this subject. However, it is thought that it will be necessary to consider that which has been given to you before further instruction will be of great benefit. It will be very difficult bridge to travel between a world of semantics and a place of being. But we will serve you in any way that we can. I'm Oxal. I leave you at this time, Adonai Vasi Boragas. तो यहाँ पे बोल रहा है कि फ्यूचर में हम इसके रिगार्डिंग और बात करेंगे, लेकिन अभी जितना समझा है इसके बारे में आप मनन करो, कॉन्टेम्पलेट करो, और इसको आप अच्छे से समझोगे तभी मतलब आगे का भी हम समझाएंगे तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। ये कठिन है समझना, क्योंकि हमारी जो 3D इल्यूजन है वो तो शब्दों से और मैथ्स से और ये सारे लिमिटेड चीजों से हम समझते हैं, और उनका जो है प्लेस या उनकी जगह जो है वो तो बस बीइंग की है, वो बस सांस लेते हैं, अगर सांस लेते हैं या फिर सांस भी लेने की जरूरत नहीं है, वो बस एग्जिस्ट करते हैं और उनको सब पता है, मतलब उसी में वो सब समझ जाते हैं। तो लेकिन फिर भी वो कोशिश करेंगे हमें समझाने का, सर्व करने का, जिस तरीके से वो कर सके। और फिर अभी ओक्जाल अलविदा लेता है यहाँ पे कुछ टाइम के लिए, और बोलता है पीस बी विथ यू। तो सन्मिता, यू वांट टू ऐड समथिंग, और इंटरस्टेलर का वो समझाओ, दिखाओ। वॉल्यूमेट्रिक वाला पैराग्राफ को ऊपर कर लो थोड़ा, और फिर इंटरस्टेलर वाला चला दो। हाँ, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे कि इंटरस्टेलर मूवी में ये कैसे दर्शाया है कि टाइम कैसे वॉल्यूमेट्रिक हो सकता है और स्पेस लीनियर। तो पहले मैं उसका पिक्चर दिखाती हूँ उस सीन का, फिर वो क्लिप देखेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी, या पहले पिक्चर देख लेते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगी, फिर आप क्लिप देखोगे तो और अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। पहले तो उस मूवी में, हाँ, जो ये वॉल्यूमेट्रिक वाला है वो ये है, जो कूपर ब्लैक होल के अंदर चला जाता है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, एंड जाते जाते फिर उसको एक ऐसा, इसको बोलते हैं टेसरैक्ट, दिखता है। ठीक है, इसमें जो है ये सब टाइम लाइंस, वर्ल्ड लाइंस है एक्चुअली, और ये अलग अलग टाइम दर्शाता है। ठीक है, इसको टेक्निकली मैं एक्सप्लेन करूंगी शॉर्ट में, लेकिन पहले मैं पिक्चर्स दिखा दूं आपको, और ये भी, हाँ, तो बेसिकली, और ये भी देख लीजिए, इंटरस्टेलर में आपको पता होगा कि वो स्टोरी का प्लॉट ये है कि अर्थ एक्सटिंक्ट होने वाला था, अर्थ में बहुत इश्यूज हो गए थे, वेदर के बोलो, अनहैबिटेबल हो गया था, ड्राई हो गया था, बहुत ज्यादा विंड ब्लो हो रहा था, ब्रेजन हो गया था, वेजिटेशन नहीं था, बस कॉर्न उग रहा था, ये सारी चीजें थे। तो साइंटिस्ट खोज रहे थे कोई और प्लैनेट जहाँ पे ह्यूमंस को ट्रांसफर कर सके। तो वैसे ही उनको एक प्लैनेट मिला था मिलर, और इसके थ्रू हम टाइम को भी समझ पाएंगे। तो ये प्लैनेट था इस ब्लैक होल के पास, ब्लैक होल का नाम था गरगैंगटुआ मूवी में। अब हम, मैंने आप लोग को समझाया कि टाइम इज रिलेटेड टू ग्रेविटी, ग्रेविटी इज व्हाट, बेंडिंग ऑफ स्पेस। तो आपको तो ये पता है कि जो ब्लैक होल के आसपास का स्पेस होता है वो पूरा ही बेंड हो जाता है, और लाइट भी एस्केप नहीं कर पाता है।
ब्लैक होल की जो इंटेंसिटी होती है खिंचाव की, और वहां पे स्पेस जो इन्फिनिटी में एक सिंगुलैरिटी में बेंड हो रहा है, तो वहां पे टाइम तो ब्लैक होल के आसपास, ब्लैक होल के अंदर तो मतलब टाइम है ही नहीं, सोच लीजिए। लेकिन ब्लैक होल के सरफेस पे भी टाइम हॉल्ट हो जाता है। और ये प्लैनेट इस ब्लैक होल के पास था, थोड़ा बहुत पास था, लेकिन इतना भी पास नहीं था कि सकिन हो जाए, बट इट वाज नियर द ब्लैक होल, ठीक है। तो इस प्लैनेट का नाम मूवी में दिखाया है मिलर बोल के। एंड देखिए वो ऐसे इन लोग का क्राफ्ट लैंड हुआ था, और क्राफ्ट लैंड होने से ये साइंटिस्ट थे, इनको पता था कि ये ब्लैक होल के पास है, और यहाँ पे जैसे स्पेस बेंड हो रहा है और टाइम यहाँ पे, इसीलिए जैसे स्पेस ज्यादा बेंड होगा, ग्रेविटी ज्यादा होगा, तो टाइम स्लो होगा। तो यहाँ पे ये जो भी मोमेंट्स बिताएंगे ये कैरेक्टर्स के लिए, टाइम विल बी लाइक मच स्लोअर एज कंपेयर टू इनके रिलेटिव्स जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं या फ्रेंड्स जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं अर्थ में, जहां उनको ऑब्वियसली वापस जाना है और उनको लेके आना है जो भी प्लैनेट उनको मिले उसमें। तो क्या होता है कि यहाँ पे आप ग्रेविटी की वजह से देखते हो मूवी में कि टाइड्स भी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी होती है, बट या वो था कि यहाँ पे इस प्लेनेट में जाने के चक्कर में जब वो फिर अर्थ को वापस आते हैं, तो कूपर जो मेन कैरेक्टर था, वो पहले अपनी बेटी को बोला रहता है कि मैं इस मिशन में जा रहा हूँ दूसरा प्लेनेट खोजने के लिए, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा ना हम दोनों का सेम एज होगा, हम फ्रेंड्स होंगे। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से इनका और लेट हो जाता है आना। तो जब वो वापस आता है तो उसकी बेटी ऑन हर डेथ बेड होती है, मतलब वो काफी बड़ी हो चुकी होती है अपने पापा से भी, शी मस्ट बी इन हर 90s इन दैट फिल्म एट दैट टाइम। तो ये है देखिए सब्जेक्टिव टाइम कैसे मतलब अलग हो गया बिकॉज ऑफ स्पेस एंड वट एवर, मतलब ट्रैवल, इंटरस्टेलर ट्रैवल, इसीलिए। तो ये जो मूवी है इसका क्लिप देखेंगे उसके पहले मैं समझाती हूँ कि इसमें एक स्टोरी ये है कि जो कूपर है और कूपर का जो टीम है, इनके ही फ्यूचर सेल्व्स ने ऑलरेडी प्लान किया था कि अर्थ के ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए इनको कैसे गाइड किया जाएगा, जो ये रॉकेट से और सैटेलाइट से फिर खोज में निकले थे दूसरे प्लैनेट के। तो ये कैटलिस्ट ऑलरेडी लगाया गया था। तो जो दूसरी एक्ट्रेस है इसमें, आई थिंक एना हैथवे है, हाँ एस्ट्रोनॉट दूसरी, उस वो मिलर प्लैनेट में ही रुकी हुई थी, ठीक है। और ये कुछ वापस वहां पे ले जा रहा था, आई एम नॉट श्योर बट ऐसा कुछ था। तो वो सैटेलाइट लेकिन जा नहीं पा रहा था ऑर्बिट में उस प्लैनेट के, और उसको ले जाने के लिए सैटेलाइट को और हल्का करना था क्योंकि वरना वो ब्लैक होल में सकिन हो जा रहा था, ऐसा कुछ था। तो कूपर ने अपना जो पार्ट है वो, जिसमें मतलब वो सैटेलाइट के भी दो तीन पार्ट है ना, तो अपने आप को उसने डिटैच कर दिया उस सैटेलाइट से, और फिर सैटेलाइट प्लैनेट को ऑर्बिट में चला गया और ये ब्लैक होल में खिंच गया क्योंकि मतलब जो भी रीजन था। और फिर ब्लैक होल में जाते 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 अचानक वो इस तरीके से एक टेसरैक्ट में इमेज के पास आ जाता है, और यहाँ पे वो गिरता रहता है ब्लैक होल में, ठीक है। और फिर इनके एक बार्स को पकड़ लेता है, और फिर अचानक से उसको एक आवाज सुनाई देता है जो हम क्लिप में भी देखेंगे, जिसमें एक्सप्लेन करते हैं कि कोई फ्यूचर ह्यूमन या इन्हीं के फ्यूचर सेल्व्स ने ये टेसरैक्ट बनाया है ब्लैक होल के अंदर, जहाँ पे टाइम का कुछ ये नहीं है एंड मतलब बाउंडेशंस नहीं है टाइम और स्पेस का। और क्योंकि कूपर अभी भी 3D मतलब मूवी के हिसाब से, और मूवी साइंटिफिकली एकदम एक्यूरेट नहीं है, ओके, बट ये समझाने के लिए। और इंटरस्टेलर में आप देखोगे कि एक बहुत स्पिरिचुअल मैसेज भी है लव के बारे में कि हाउ वाज इट पॉसिबल टू डू दिस और क्रिएट दिस और सेव his daughter and humanity. It was through the power of love that he remembered, his future self knew, और उसके लिए उसने फिर क्रिएट किया एक मतलब टेसरैक्ट जिसमें वो अपने 3D सेल्स से मैनिपुलेट कर पाए टाइम। तो इसमें टाइम जो है आप देखोगे कि ऐसे एक मिनट, हाँ, ऐसे हॉरिजॉन्टल कॉलम्स है और ऐसे वर्टिकल कॉलम्स है, और चेम्बर जैसा है एक टाइम मशीन जैसा। तो इसमें क्या है, एक ही उसकी बेटी जो रूम में है ना, मर्फी इसकी बेटी का नाम था, जहाँ पे वो उसका बुक शेल्फ था वगैरह,
और बेडरूम था उसका, तो उसी का स्पेस का अलग अलग एरिया है, जैसे राइट साइड में क्या है उस बेडरूम के, ऊपर से व्यू क्या होगा उस बेडरूम का, ठीक है, लेफ्ट से क्या व्यू होगा, और ये जो लंबा चौड़ा ये सारी चीजें वो टाइम दिखाता है कि आप इस साइड जाओगे तो उसके बेडरूम में ये लेफ्ट साइड में सपोज या हॉरिजॉन्टली व्यू क्या है, वो आप आगे जाके भी देख सकते हो और मैनिपुलेट कर सकते हो, पीछे जाके भी देख सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, ये भी ऊपर से देखना है आगे जाके देख सकते हो, नीचे से देख सकते हो। तो इस तरीके से उन्होंने कॉन्सेप्चुलाइज किया चीज को, और फिर वो जैसे ही पास में पहुंचता था एक पॉइंट के, उसको दिख जाता था फिर उस टाइम के थ्रू कि उस स्पेस में क्या हो रहा है, वो टाइम और स्पेस के इंटरजेक्शन में, ठीक है। एंड देन ही हम क्लिप में देखेंगे कि फिर उसने कैसे मोर्स कोड भेजने का कोशिश किया अपनी बेटी को। तो दिस इज द स्टोरी, और इसमें एक इमेजिन हम कर सकते हैं ऐसे कि देखिए इसमें टाइम जो टाइम फैला हुआ है और स्पेस लेकिन लीनियरली उसको चूज करना है ना। स्पेस वो टाइम पे कहीं पे भी जा सकता है और उसके थ्रू कोई एक स्पेस में वो पहुंचेगा, लेकिन स्पेस को डायरेक्टली नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, टाइम को जो तो कर पा रहा है। इसलिए एक ही स्पेस में अलग अलग टाइम में क्या हो रहा था वो उसको मैनिपुलेट कर पा रहा है इसमें। Sanmitra, you want to add something or shall I show the clip अभी? शो द क्लिप फर्स्ट। हाँ, ठीक है। If I have like made any errors, you can correct it after the clip is shown. Force across space-time. Isn't the message? Affirmative. They didn't bring us here to change the past. We brought ourselves. Did you get it yet, Tars? I brought myself here. हाँ, so Sanmitra, would you like to continue explaining that clip? हाँ, मैं करता हूँ। तो इस क्लिप में जैसे दिखा रहा है कि ब्लैक होल के पीछे जैसे ही वो घुसते रहता है अंदर में, घुसते अचानक से एक जगह जाके टकराता है और हैंग ऑन करता है, जहां उसको बड़े बड़े बुक्स जैसे शेल्फ्स दिखते हैं, पूरा ऊपर से नीचे पूरा 3D वे में अरेंज्ड। और फिर उसके पार वो देखता है तो उसको अपने जितने भी पास्ट इवेंट्स है सारे दिखते रहते हैं, जिसमें वो अपनी बेटी के यंग ईयर्स को देख सकता है, अपने जो उसके टाइम उसने टाइम स्पेंड किया था वो सब, प्लस जब वो थोड़ी बड़ी भी हो जाती है, एज हो जाता है उसका, तो यहाँ से सारे टाइमलाइंस वो एक्सेस कर पाता है। तो एक तरह से आप इस स्टेट को देख सकते हो, वो स्टिलनेस वाला स्टेट, जहाँ पे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक जगह से ही आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। कहने को तो यहाँ पे कूपर को अपना हाथ पैर हाइट विथ सब महसूस हो रहा है, तो एक तरह से आप बोलोगे तो स्पेस तो महसूस हो रहा है, बट उसके अराउंड जो बाकी एलिमेंट्स है, अगर आप उसके हिसाब से ओवरऑल पिक्चर देखोगे तो यहाँ टाइम का जो वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से इस क्लिप में। तो यहाँ पे वो उस वॉल्यूमेट्रिक टाइम के अंदर फंसा हुआ है, जिसमें वो बस अपने को एज अ सिंगल एंटिटी, सिंगल स्पेस फील कर पा रहा है, और इससे वो जो उसको इंफॉर्मेशन भेजना था प्लैनेट को सेव करने के लिए, वो भले ही अभी अर्थ पे वापस नहीं जा सकता है, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइमलाइन जहां पे उसको पता है अगर उसने अपनी बेटी को इंफॉर्मेशन दे दिया तो वो इक्वेशन डिराइव करके प्लैनेट को सेव कर सकती है, तो यहाँ आके वो मैनिपुलेशन कर पाता है टाइम के साथ। आप इसको लॉ ऑफ वन के साथ भी रिलेट करोगे तो जो ब्लैक होल है
उसके पीछे जो व्हाइट होल है, दोनों के बीच वाला जो स्टेट है उसी को तो सिंगुलैरिटी बोला गया है, स्टिलनेस वाला, एब्सोल्यूट स्टिलनेस वाला स्टेट, जहाँ पे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ नहीं है, बस एक नाव है। तो लूजली अगर इसका पैरेलल आप ड्रॉ करोगे इस मूवी के साथ, तो उस जगह वो तीनों डायमेंशंस जो टाइम का है उसको एक साथ देख पा रहा है, और जब चाहे जिसमें टैप कर पा रहा है, और उसके हिसाब से जो उसको ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है वो हासिल कर पा रहा है, वो ऑब्जेक्टिव का फुलफिलमेंट। हाँ, और इस मूवी में बताया है कि एक्चुअली ये 5th डायमेंशन में पहुंच गया था, या हाइपर स्पेस में जो 3D से बाहर है वहां पहुंच गया था, और वहां के इसके फ्यूचर सेल्फ ने ही ये चीज कंस्ट्रक्ट कर दिया था इसके लिए, ताकि वो मतलब एक्सेस कर पाए, मैनिपुलेट कर पाए। वरना जो एक्चुअल 5D बीइंग है वो तो वैसे भी कर पाएगा, वो वैसे भी टाइम में ट्रैवल कर पाएगा और उस तरीके से कर पाएगा। तो लेकिन ये टेसरैक्ट का जो एग्जाम्पल है, और इस चीज को मूवी में भी इन्होंने टेसरैक्ट नेम किया है, और इस मूवी के कई एनालिसिस, एक बुक भी है जो निकला है बिहाइंड द साइंस ऑफ इंटरस्टेलर, तो उसमें भी ये सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये बिल्ड किया था इसके फ्यूचर सेल्फ ने अपने लिए, ताकि वो एज अ 3D सेल्फ भी इसमें मैनिपुलेट कर पाए। तो आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट पार्ट, एंड थैंक यू। तो टाइम तो जो देख, लॉ ऑफ वन एल से एल जब आप हाँ हाँ, लॉ ऑफ वन से जब आप पैरेलल इसका ड्रॉ करोगे, तो जो हमारा हायर सेल्फ है वो तो अभी पैरेलली हमारे साथ 3D एक्सपीरियंस ले ही रहा है हमारे थ्रू। हम्म उसमें हम्म भी आप देख सकते हो, जो कूपर जो ब्लैक होल के अंदर जाके वो इवेंट कर रहा है, उस इवेंट को एक आउट ऑफ स्कोप पर्सपेक्टिव से उसका हायर सेल्फ या जो हायर एंटिटी है वो एंजॉय कर रहा है, विदाउट एक्चुअली बीइंग कॉन्शियस। मतलब कॉन्शियसली भले ही वो काम ना कर रहा हो, बट सबकॉन्शियसली, क्योंकि सोल्स या सोल स्ट्रीम सबका मतलब मिला हुआ है। और ऐसे जैसे आप आगे डेंसिटीज में जाओगे, आप एक जगह, मतलब एक जगह पे नहीं, एक साथ बहुत सारा जगह पे खुद का प्रेजेंस महसूस कर सकते हो। तो उस हिसाब से जैसे हमारा हायर सेल्फ हमारे थ्रू भी एक्सपीरियंसेस लेता है, वैसे इस मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखोगे तो फिफ्थ डायमेंशन वाला जो है एंटिटी, वो कूपर के थ्रू एक एक्सपीरियंस भी ले रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हम कैसे अपने हायर सेल्फ के साथ काम करते हैं। तो ये वाला जो एलएल रिसर्च से टाइम का अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ एंड करते हैं, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ, और इसके सेकंड पार्ट में हम स्टॉक बेंतॉफ और फिर डीन ग्रेव्स का करेंगे, सन्मित्रा। ठीक है, एंड यू विल लीड दैट। ओके, ओके। so yeah, I'll stop this.